छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी के द्वारा प्रेमचंद्र नाट्य समारोह का आयोजन किया गया है। 31 जुलाई से ये नाट्य समारोह शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है और आज के प्ले के जो डायरेक्टर हैं वो हीरा मानिकपुरी जी हैं। बात करते हैं सीधा। सर, आज आप डायरेक्टर हैं, किस कहानी को लेकर मुंशी प्रेमचंद्र जी की आज का ये पूरा प्ले रहेगा और इस प्ले के द्वारा, इस ड्रामा के द्वारा, इस नाट्य के द्वारा आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले तो रंग संगीत है। इसमें हमारी संस्था ने जितने नाटक किए हैं उन नाटकों में से कुछ चुनिंदा नाटकों के गाने हम यहाँ रंग संगीत में हम लोग प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद फिर मुंशी जी की कहानी है रसिक संपादक, उसका हम पाठ करेंगे विजुअल के साथ में। तो ये एक तरह का थोड़ा अलग काम है, करने की कोशिश की है कम समय में, क्योंकि इस कहानी की अवधि बहुत कम है। मेरे ख्याल से ये 20 मिनट की कहानी है, ज़्यादा नहीं है। तो थोड़ा विजुअल मिला करके इसको हमने तकरीबन आधे घंटे का ये तैयार हुआ है। ये कहानी अपने आप में एक अलग रंग की कहानी है। आपने जितनी भी कहानियाँ पढ़ी होंगी मुंशी जी की, उन कहानियों में ये कहानी एकदम अलग है। तो अगर ये कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि मुंशी जी ने ऐसी कहानी भी लिखी है, क्योंकि अलग ही है पूरा। उनकी जो बाकी की जो कहानियां हैं उसमें आप पाएंगे कि ग्रामीण जीवन, उनका संघर्ष, उनके अपना जो क्राइसिस है, उन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने वो कहानी रची है। इस कहानी में एक अलग रंग इसलिए है, इस कहानी में जो लेखक संपादक उनके बीच की जो चीज़ें हैं उस चीज़ को बहुत चुटीले अंदाज में उन्होंने लिखा है। जो अंदाज आप कह सकते हो हरिशंकर परसाई जी का हुआ करता था, तो उस तरह की कहानी है ये। तो अपने आप में एक अलग कहानी है जी। सर, मैं चाहूंगा, क्योंकि अभी यूथ जो है वो बुक्स कम पढ़ रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड का जमाना आ गया है, मोबाइल का जमाना आ गया है और कहीं ना कहीं वो जो संस्कृति है, जो पुरानी कहानियां हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो आप जिस नाटक को लेके, जिस कहानी को लेके आज नाट्य प्रस्तुत करने वाले हैं, जो रंगमंच में कार्यक्रम होने वाला है, इस कहानी को थोड़ा संक्षिप्त में बताइए सर, जिससे यूथ को भी इसका ज्ञान हो सके। देखो, यूथ के लिए तो अभी कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनके लिए तो और भी बहुत आसान है चीज़ों को पढ़ना। आपको किसी लाइब्रेरी में खाक छानने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में वो जो गैजेट है उसी में आप राइटर का नाम लिखिए, उनकी सारी कृतियाँ, कहानियाँ, नॉवेल, सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं। तो अभी तो बहुत ज़्यादा उनके लिए आसान है चीज़ों को पढ़ना, लेकिन उसकी जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, किस तरह की कहानी लिखी गई है, किस तरह के लेखक हुए हैं, उसकी अपनी क्या समृद्धि रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानना। तो ये इस तरह के जो कार्यक्रम है उसको करने का भी एक मकसद ये है कि जो यंगस्टर्स हैं उन तक ये पहुंचाना कि अच्छे लेखक हमारे हिंदी साहित्य में हुए हैं, अच्छे उनके जो उपन्यास हैं, चाहे कहानियां हैं, चाहे कविताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रस्तुति के माध्यम से उनके अंदर एक जिज्ञासा तो पैदा होगी कि यार अच्छा, इस तरह की कहानी है और इस कहानी को उन्होंने लिखा है। तो वो खोजेंगे और खोजेंगे तो उनके 4 कहानियां और मिल जाएंगी। और अगर आप जब 4 कहानी देखते हो तो फिर 4 से 8 कहानियां मिल जाएंगी, 8 से 12 होगा। तो इंटरेस्ट धीरे धीरे वो बनता जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो उद्देश्य है वो जो युवा है उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करना, एक इंटरेस्ट पैदा करना, ताकि वो हमारा जो साहित्य है उसकी तरफ उनका झुकाव हो, लगाव हो। जी बिल्कुल। और जैसा कि सर ने कहा और मैं भी आपको बता दूं कि बचपन जो हमारा रहा है वो प्रेमचंद जी की कहानियों से जुड़ा रहा है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे 2 बैलों की कथा हो, या फिर उनका उपन्यास गोदान हो। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं सर। ये जो कहानियां, ये समाज में कैसे चेंजेस ला सकती हैं और इसे आप लोग किस तरीके से अपने नाट्य के लिए और समाज में एक मॉरल वैल्यू सेटअप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सर? देखो, मुंशी जी की कहानी जो है वो बहुत रिलेवेंट है। वो पहले भी था, आज भी है, क्योंकि उनकी कहानियों में जो मुद्दा हुआ करता था वो मुद्दा उस समय का जो परिवेश था, उस समय जो समाज की जो व्यवस्था थी, उस समय जो सामाजिक ढांचा था, उन सारी चीज़ों को दिखाता है। उसमें उनकी कहानी के माध्यम से वो पूरा का पूरा प्रतिरूप आपको दिखाई देता है। और जब आप वो नाटक आज करते हो तो
वही चीज आज भी दिखाई देता है। मुझे लगता है कि बैकग्राउंड ही बस बदल जाता है, लेकिन वो जो कैरेक्टर है, वो जो कैरेक्टर की जो साइकोलॉजी है और उसकी जो कुछ पुरानी मान्यताएं हैं, वो आज भी वैसी की वैसी दिखाई देती है, उसमें बदलाव नहीं हुआ है। तो आज अगर आप करते हो तो आज भी वो कहानी रिलेवेंट लगता है। जैसे कल का नाटक था लांछन, अगर आप लांछन की आप बात करें तो उस लांछन में एक पति और पत्नी के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको उन्होंने दिखाया और उसका बाहरी लोग कैसे फायदा उठाते हैं वो दिखाया। सेम कॉन्फ्लिक्ट आज के परिवेश में भी है। जो मैरिटल लाइफ है आज तो और ज्यादा डिस्टर्ब है, सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कि पति की सोच अलग है, पत्नी की सोच अलग है। दोनों अपनी अपनी सोच में बंधे हुए हैं, दोनों एक दूसरे की सोच को समझना ही नहीं चाहते या स्पेस नहीं देना चाहते। लेकिन जहां समाज का एक रूढ़िवादिता होता है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, पुरुष उन सब चीजों से बंधा होता है। महिला अपने लिए एक आज़ादी खोजती है, जो आज़ादी वो दे नहीं पाता। अगर वो देता है तो समाज में कैसे रहेगा वो। तो बहुत सारी चीज़ों में पुरुष भी बंधा है और बहुत सारी चीज़ों में महिलाएं भी बंधी हैं। तो दोनों चीज़ों की लड़ाई है। अब समाज में उनको कितनी जगह मिलती है नई चीज़ों के लिए, नई बौद्धिकता के लिए, उसका संघर्ष है जो आज भी है। तो ये सारी कहानियां इसीलिए रिलेवेंट है। मुंशी जी की कहानी ले लो या और भी पुराने हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं उनकी कहानी ले लो। खास करके मुंशी जी की कहानी तो मैं और भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट मानता हूँ, क्योंकि वो बहुत मानवीय संवेदनाओं को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। उनके कैरेक्टर बहुत अपने आप के आसपास के कैरेक्टर होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारी अपनी कहानी है। जी बिल्कुल। और जैसा कि सर ने कहा कि आज भी रिलेवेंट लगती है, क्योंकि जाति प्रथा जो है आज भी समाज में देखने को मिलती है। और मुंशी प्रेमचंद ने जाति व्यवस्था और जो जाति को लेके भेदभाव होता था उस पे चोट की अपनी कहानी के माध्यम से। दूसरी शादी तो विधवा जो होती थी, जो दूसरी शादी नहीं करती थी उस समय में, उससे लेकर कई कहानियां लिखी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेमचंद्र जी का सर जो व्यक्तित्व था वो भी बहुत सामान्य था, बहुत सरल था और कहीं ना कहीं वो प्रभावित करने वाला था। एक कहानी मुझे याद आती है, मैंने बचपन में पढ़ी थी, प्रेमचंद्र के फटे जूते। ये कहानी किसी और ने लिखी थी। तो उनके एक लेखक के व्यक्तित्व को लेके जब एक कहानी बनती है और उनके बारे में बताया जाता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है सर। तो उनके व्यक्तित्व को किस तरीके से हम बाहर ला सकते हैं और यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं? मुंशी जी का जो व्यक्तित्व था अपने आप में एक आदर्श था, कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक आदर्शवादी थे, उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी। उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष देखा, क्योंकि वो अपने सिद्धांतों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने संघर्ष देखा, संघर्ष को झेला और उसी क्राइसिस के बीच में उन्होंने रचना की। तो उनकी कहानियों में वो सारा संघर्ष नजर आता है कि अगर आप एक आदर्श के लिए चलते हैं तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। अब संघर्ष के बीच में अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, किसी भी तरह से समझौता करते हो, तो फिर आपका कोई वो जो सिद्धांत है वो किसी मतलब का नहीं रह जाता। तो मुंशी जी के व्यक्तित्व में वो साफ साफ नजर आता था। उन्होंने अपनी सोच के साथ में, अपने विचारों के साथ में कभी कोई समझौता नहीं किया, भले वो क्राइसिस में रहे, पर उन्होंने अपना काम, अपना कर्तव्य, सोसाइटी के प्रति उनका जो कर्तव्य था उससे वो कभी पीछे नहीं हटे। तो उनका व्यक्तित्व अपने आप में एक बहुत बड़ा आदर्श था। जी बिल्कुल। मुंशी प्रेमचंद्र जी को लेके हमने बहुत सी बातें की सर। अब मैं नाट्य जगत, फिल्म जगत को लेके भी मेरे कुछ प्रश्न हैं। और सबसे पहला प्रश्न ये है, क्योंकि आप एक डायरेक्टर हैं और एक एक्टर होता है, दोनों के बीच में क्या सामंजस्य होना अनिवार्य है और दोनों के अंदर क्या क्या गुण होने अनिवार्य है जिससे जो समाज में प्रभाव जाना चाहिए वो जा सके? देखो, डायरेक्टर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो जो कहानी है या नाटक है उसको मंच पर सुव्यवस्थित तरीके से सजा करके प्रस्तुत करना, ये डायरेक्टर का काम है। और वो जो कहानी है उसका जो विजन है कहानी का, वो पूरा का पूरा दर्शकों तक जाना चाहिए। तो डायरेक्टर इस बात की निगरानी रखता है, इस बात को ध्यान में रखता है और अपने जो अभिनेता है उनको वो समझाता है। अभिनेता असल माध्यम होता है उस विचार को दर्शकों तक पहुंचाना जो विचार लेखक के हैं। तो लेखक के विचारों को समझना
और समझने के बाद उसी समझ को दर्शकों को समझाना, ये अभिनेता का काम होता है। डायरेक्टर जो होता है उसका एकमात्र मार्गदर्शक होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि नाटक पूरी तरह से अभिनेता का माध्यम है। सिनेमा अगर आप बात करोगे तो सिनेमा में डायरेक्टर और फिर कैमरा है, लेकिन नाटक अभिनेता का माध्यम है। जी बिल्कुल, मुंशी प्रेमचंद जी को लेके हमने बातें की सर, सिनेमा जगत, नाट्य जगत से जुड़ी हमने बातें की सर। अब मैं बात करूंगा कहानियां। कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। मेरी जिंदगी में वो कहानी थी गुनाहों का देवता, जो मैंने पढ़ी थी। और भी बहुत सारी मुंशी प्रेमचंद जी की भी एक कहानी थी, चाहे वो मंत्र हो, शूद्र हो, ऐसी बहुत सी कहानी जिन्हें हम सुनते हैं, हम अपने टफ टाइम पे सुनते हैं। तो आप एक निर्देशक हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप कहानियों को सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। ऐसी कौन सी कहानी है जो आपके दिल को छू गई, और वो ऐसी कहानी जो आप आज भी अपने बुरे वक्त में पढ़ते हैं? देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि बुरा वक्त कभी बुरा नहीं होता। ये एक आपकी एक सोच है, एक धारणा है। समय समय होता है। पहले नहीं समझते थे तो ये शब्द इस्तेमाल करते थे कि बुरा वक्त बुरा नहीं होता है। फिर धीरे धीरे समझ बढ़ी, और समझ भी बढ़ी इसलिए जब मैंने ऐसे लोगों को पढ़ा। तो जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो जाहिर सी बात है, कुछ कृति आपके दिमाग में ऐसे छप जाता है जो आपके जीवन का एक आदर्श हो जाता है, एक आपके लिए एक बड़ा मार्गदर्शक हो जाता है। वो आइडियोलॉजी आपको लगता है कि यार ये मैं इसमें फिट हूँ और मुझे ऐसे ही चलना चाहिए। तो इस तरह की अगर मैं बात कहूँ तो मुझे लगता है कि धर्मवीर भारती का अंधा युग एक मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि उसमें जो बात कहते हैं वो मुझे लगता है कि हर इंसान को समझना चाहिए। और दूसरा मुंशी जी, क्योंकि मैंने शुरुआत मुंशी जी से की थी। जब मैं पढ़ना शुरू किया तो जो पहला नॉवेल मैंने स्टार्ट किया था मुंशी जी का ही किया था, कायाकल्प। तो जब मैंने कायाकल्प पढ़ा उसके बाद से फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आया, फिर मैंने उनकी सारी कहानियां पढ़ी। तो कह सकते हो कायाकल्प मेरा पहला नॉवेल था जो दिलो दिमाग में छपा। बाद में जब मैंने काम किया, बहुत गंभीर होकर के जब काम करना शुरू किया, तब मुझे अंधा युग बहुत करीब लगता है मुझे। जी सर, अब मेरा बस आपसे आखिरी दरखास्त है सर, और वो ये है कि छत्तीसगढ़ का युवा और पूरे देश का युवा, कई ऐसे युवा हैं जो अभिनय में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, समाज में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। ऐसे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, क्या सजेशन देना चाहेंगे सर? देखो, छत्तीसगढ़ के जितने युवा हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, जितने भी देश के जितने युवा हैं, उन लोगों के लिए संदेश मैं सिर्फ यही देना चाहता हूँ कि अभी टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, गोल्डन टाइम है ये टाइम। उसका रीज़न ये है कि अगर आप अभी कुछ अच्छा नया काम करते हो तो आपके पास में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप अच्छा काम करते हो तो दुनिया का कोई भी आदमी आपको खोज के ढूंढ निकालेगा और आप सही जगह पहुंच जाओगे। जरूरत है काम करने की, काम सीखने की, काम करने की। और तो आपको काम के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप काम को सीखो, ईमानदारी से करो, उसमें कुछ नया करो, कुछ डीप स्टडी करो, तो अपने आप वो निकल के आ जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। और जैसा कि सर ने कहा कि काम की कमी नहीं है, काम अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आएगा। लेकिन इसमें एक बात जो मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपके पास काम है तो उस काम की इज्जत भी करें, क्योंकि काम ही आपको समाज में एक पहचान देता है और कहीं ना कहीं आपको रोटी भी देता है। तो काम की इज्जत करना भी जरूरी है। ये पूरा नाट्य समारोह 5 दिन का है, 31 जुलाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों को लेके सारे नाटक होने हैं 5 दिन तक। बहुत बड़ा जो नाट्य प्रस्तुति हो रही है, राजधानी रायपुर में हो रही है, सड्डू में हो रही है, जनमंच वीकेंड थिएटर में हो रही है। तो बिल्कुल आप लोग भी आए और सीखें और कुछ जाने, आए और सीखे जाने, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी खबरों के लिए तो आप हमारे साथ बने रहिए जनधारा 24/7 पर।